Everybody, Jai Sri Krishna. I welcome all the students to my class, and today we are going to discuss a new poem, Ode on Grecian Urn, composed or penned by John Keats. जॉन कीट के द्वारा लिखी हुई ऑड ऑन ग्रेशियन अर्न की हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोइट क्या कहना चाहता है। इट वॉज कंपोज्ड इन 1819। ये सबसे पहले जो पोएम है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में चर्चाएं करेंगे, फिर वन बाई वन करके पोएम पढ़ेंगे। इट वॉज कंपोज्ड इन 1819, लिखा गया था 1819 में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन जुलाई 1819, और पहली बार पब्लिश भी 1819 में हो गई थी। फर्स्ट पब्लिकेशन वॉज इन द जर्नल एनाल्स ऑफ द फाइन आर्ट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से जर्नल में ये पब्लिश हुई है, जर्नल एनाल्स ऑफ द फाइन आर्ट। फिर इसको रीपब्लिश्ड किया गया था 1820 में, और इस बार जो इसके कलेक्शन का नाम था वो था लेमिया इसाबेला द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम में। ये 1820 में हुआ था पब्लिश ये जो कलेक्शन है। इट इज एन वन ऑफ 6 ग्रेट ऑड्स ऑफ 1819। 6 ऑड आए थे 1819 में जॉन कीट साहब के, उनमें से ये एक है। इट इज ए रोमांटिक ऑड, रोमांटिक ऑड है, पोएट भी रोमांटिक है। द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय एंशियंट ग्रीक आर्ट एंड स्कल्पचर। ये आपको ध्यान देना है कि ये प्राचीन ग्रीक जो आर्ट है और स्कल्पचर है, मूर्ति की जो चीजें हैं, उनसे इंस्पायर्ड है। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एपस्ट्रोफी, संबोधन है, डायरेक्ट एड्रेस होता है तो एपस्ट्रोफी है। पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज, 5 स्टेंजाज में लिखी हुई है पोएम। ईच स्टेंजा हैज 10 लाइन्स, और प्रत्येक स्टेंजा में 10 लाइन है। द पोएम फॉलोज ए रेगुलर ओड स्टेंजा, ये रेगुलर ओड स्टेंजा को फॉलो करती है पोएम। कंट्रोल रैम स्कीम, रैम स्कीम पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। पोएम रिफ्लेक्ट कीट्स आइडिया नेगेटिव कैपेबिलिटी, इसने एक नया थॉट दिया था जॉन कीट्स ने, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये उसी पूरी तरह से उस आइडिया को बनाए रखती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं थीम ऑफ द पोएम क्या है। द पोएम एक्सप्लोर द कॉन्ट्रास्ट, पोएम जो है ये व्यक्त करती है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इटर्नल आर्ट एंड टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ। यहाँ से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा सभी छात्रों को, क्योंकि यहां से ही पोएम समझ में आएगी। इटर्नल आर्ट एंड टेम्परेरी ह्यूमन लाइफ, यानी अमर कला और कम समय के लिए टेम्परेरी क्षणिक मानवीय जीवन, ये इसकी थीम है। ग्रेशियन अर्न रिप्रेजेंट्स परमानेंट ब्यूटी, ये ग्रेशियन अर्न है वो परमानेंट ब्यूटी को शो करता है, स्थायी खूबसूरती को। Where moments of love, music and joy are frozen forever। ये होता क्या है, ये एक कलश है, उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, ये आप ध्यान में रखें तभी आगे पोएम समझ में आएगी। उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। आप इमेजिन कर लीजिए, एक प्राचीन कलश है, उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। अब उन चित्रों की जो खूबसूरती है वो आज से 100 साल पहले भी ऐसी थी, 200 साल पहले भी ऐसी थी, 500 साल पहले भी ऐसी थी, और पोएट का मानना है कि 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी वो वैसी ही रहेगी। तो उस पर जो चित्र हैं वो किस किस चीज के बने हुए हैं, लव के हैं, लव को शो करते हैं, म्यूजिक को शो करते हैं, जॉय को शो करते हैं। अनलाइक रियल लाइफ विच इज सब्जेक्ट टू टाइम, जबकि दूसरी तरफ जो जीवन है इंसान का, सब्जेक्ट टू टाइम चेंज, वो समय के हिसाब से परिवर्तित हो जाता है, डिके, उसका पतन हो जाता है। थ्रू द अर्न, उस कलश के माध्यम से कीट्स सजेस्ट दैट, कीट्स जो है वो ये सुझाव देता है कि आर्ट प्रिजर्व्स ब्यूटी, कि जो आर्ट्स है, कला है, वह खूबसूरती को प्रिजर्व करती है।
वो सुंदरता को संरक्षित करती है। एंड ट्रुथ, और सत्यता को संरक्षित करती है। बियॉन्ड ह्यूमन मॉर्टेलिटी, जबकि मानवीय जो जीवन है वो मॉर्टेलिटी से भरा हुआ है, नश्वरता से भरा हुआ है, या मानवीय जीवन की नश्वरता के परे जाकर के ये इनको संरक्षित करती है। कल्मिनेटिंग इन द आइडिया दैट, और ये परिणत है इस विचार में, इस आइडिया में, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, की खूबसूरती ही सत्य है और सत्यता ही खूबसूरती है। अब बात करते हैं पोएम की। देखो, इस पोएम को सीरियस स्टूडेंट्स के लिए कौन किया गया है, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें सिर्फ 5 मिनट की लाइंस देखनी है, उसके लिए ये पोएम बिल्कुल भी नहीं है। इस पोएम को कौन किया गया है 3 भागों में। सबसे पहले स्टेंजा है, उसके बाद उसके बर्ड्स मीनिंग लिए गए हैं विद 3 सिनोनिम्स। मीनिंग है, बर्ड है, उसका मीनिंग दिया है, फिर उसके 3 सिनोनिम्स दिए हैं ताकि एडवांस लेवल पर स्टूडेंट तैयारी कर सकें। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है प्रत्येक स्टेंजा की। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कहना गलत बात होगी, लेकिन एक स्वीट एक्सप्लेनेशन दी गई है, छोटी सी, ताकि क्लास लंबी ना हो। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में बटी हुई है। तो हम पहली एक एक करके हिंदी अनुवाद इसका करते हैं, पोएम को समझने का काम करते हैं। Thou still unravished bride of quietness। अब पहले तो अपने मस्तिष्क में एक चित्र बना लीजिए कि एक कलश है, कलश पर बहुत सारी आकृतियां हैं। उस कलश से बातचीत करते हुए पोएट आगे कुछ कहता है। तो पहली बात तो जो ये अर्न है ना, द अर्न सिंबलाइजेज आर्ट दैट इज इटर्नल एंड अनचेंजिंग। ये शाश्वत कला को एड्रेस करता है, शाश्वत कला की ओर बातें करता है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आया हुआ है स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ये जो पंक्ति है ये प्योरिटी और परमानेंस को शो करती हैं। एज ए सिल्वेनियन हिस्टोरियन, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है हिस्ट्री प्रिजर्व्ड थ्रू आर्ट को। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिंबॉलिकली भी प्रेजेंट करती हैं बहुत सारी चीजों को। अब आप इस पोएम को देखिए, आखिर पोएट कहना क्या चाहता है। अपने दिमाग में एक आइडिया बना लीजिए कि पोएट किसकी बातें कर रहा है। इसमें 2 एलिमेंट है। एक तरफ एलिमेंट जो है वो है हमारी प्राचीन कला, जिसको ग्रेशियन अर्न इसने कहा है, यानी कि एक कलश है। दूसरी तरफ है ह्यूमन लाइफ, जो बहुत ही मोमेंट्री है, क्षणिक है। तो दोनों में तुलना एक प्रकार से प्रस्तुत कवि करता है। और जो पोएट है, पोएट के विषय में आप सब जानते हो, पोएट के लिए अलग से क्लास बनाई जाएगी। तो पोएट जो हमारे हैं वो रोमांटिक पोएट हैं। तो पहले स्टेंजा में कवि एक ग्रीक कलश को संबोधित करता है और वह उसे स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, अर्थात शांतता की अक्षुण दुल्हन कहता है, क्योंकि वह समय से अछूता है, समय उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कलश पर उकेरे गए चित्र, देवता, मनुष्य, प्रेम, पीछा, उत्सव जीवंत प्रतीत होते हैं, लेकिन वो चित्र बोल नहीं सकते। ये पहले स्टेंजा में कुछ बताया गया है। अब कवि क्या करता है, प्रश्नों के माध्यम से यह बताता है कि कला रहस्यपूर्ण होती है, वह कहानी कहती है, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती। यह स्टेंजा जो है पहला, यह दर्शाता है कि कला इतिहास को शब्दों से अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित रख सकती है। शब्द उतने अच्छे ढंग से नहीं रख सकते, लेकिन कला उसे बहुत अच्छे ढंग से रख सकती है। यहाँ ये विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है कि जब तक शैल आई कंपेयर दी पोएम जो है उसमें उन्होंने कहा है कि मैन कैन ब्रीथ, आई कैन सी, लिव इन दिस एंड दिस विल गिव लाइफ टू दी। इस प्रकार से कुछ उसने कहा है। तो उसको भी एक चैलेंज करता हुआ प्रतीत होता है कि पोएट्री की जो महत्वता है उसके ऊपर कला की महत्वता को यहाँ जो जॉन कीट है वो दिखाता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हम उसको 1 by 1 लाइन करके देख लेते हैं। दाओ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, हे शांतता,
कि अब तक की अनछुई दुल्हन, स्टिल मतलब शांत, शांतता, अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस मतलब शांतता, क्वाइटनेस का भी मतलब क्या है, शांतता। तो अनरेविस्ड ब्राइड, अनछुई दुल्हन, हे शांतता की अनछुई, या अब तक स्टिल लगा हुआ है तो यहां थोड़ा सा फोर्स क्रिएट कर रहा है इसके साथ, स्टिल यानी हे शांतता की अब तक की अनछुई दुल्हन, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, हे मौन और धीमे समय की पाली हुई संतान। दाउ यानी तू, तू कौन, ये कलश के लिए कहा है, ग्रेसियन अर्न के लिए ये कहा है, दाउ फोस्टर चाइल्ड कि तुम पाली हुई संतान हो, ऑफ साइलेंस मौन की, एंड स्लो टाइम और धीमी गति से चलने वाले समय की, यानी तुम मौन और स्लो टाइम धीमे चलने वाले समय की पाली हुई संतान हो। कौन किससे कह रहा है, आर्ट से कह रहा है। आगे क्या कहते हैं, शिल्वेन हिस्टेरियन हु कांस दाउ एक्सप्रेस, हे वन प्रदेश के इतिहासकार, सिल्वियन हिस्टोरियन, संबोधन है, कोमा लगा हुआ है, ड्रेसिंग है, सिल्वेन हिस्टोरियन क्या कहता है, हे वन प्रदेश के इतिहासकार, हु कांस दाउ एक्सप्रेस ए फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम, हु कांस, कैन होता है ये, हु कैन दस एक्सप्रेस ए फ्लावरी, तू फूलों जैसी कथा को हमारी कविता से अधिक मधुर ढंग से कहता है। देखो पोएट्री के ऊपर महानता साबित की है पोएट ने। तो क्या कहता है, हु, तुम जो हो ना सिल्वियन हिस्टेरियन हो यानी बन के इतिहासकार हो, हु कैन दस एक्सप्रेस और तुम व्यक्त कर सकते हो ये फ्लावरी टेल, एक फूलों जैसी कथा को, मोर स्वीटली अधिक अच्छे ढंग से, देन आर राइम बजाय हमारी पोएट्री के, हमारी कविताओं के। What leaf fringed legend haunts about thy shape, तेरे आकार के चारों ओर कौन सी पत्तियों से घिरी हुई कथा है। What leaf fringed, कौन सी पत्तियों से घिरी हुई लीजेंड्स कथा है, haunts about thy shape, haunts about thy shape, तेरे आकार के चारों ओर, तेरे आकार के चारों ओर कौन सी पत्तियों से घिरी हुई कथा है। ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और बोथ, देवताओं की कथा है, मॉर्टल या फिर इंसानों की कथा है, या बोथ या फिर दोनों की ही कथा है। इन टेम्पल और डेल्स ऑफ आर्केडी, क्या ये टेम्पे की घाटी है, और द डेल्स ऑफ आर्केडी या फिर आर्केडी की उपत्यकाएं हैं। वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, ये कौन से पुरुष और कौन से देवता हैं। वॉट मेडन्स लॉथ, और ये कौन सी संकोच करती युवतियां हैं, लड़कियां हैं, मेडन्स हैं, डैमसेल हैं, विर्जिन हैं। वॉट मेड परस्यूट, यह कैसा उन्मत्त पीछा है। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, कैसी मुक्ति की छटपटाहट है। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, कैसी मुक्ति की छटपटाहट है। वॉट पाइप एंड टेम्ब्रेल्स, कौन सी बांसुरिया और कौन से ढोल। वॉट वर्ल्ड एस्टेसी, ये कैसा परम आनंद है। अब ये किन के लिए कह रहा है ये अपने दिमाग में रखें। तो ये जो पोएट है ना, एक कलश के लिए ये सारी बातें कर रहा है, जिस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों पर ये ऐसे चित्र बने हुए हैं जिनके बारे में जो पोएट है बातें कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है। अब इसके बाद इसके ग्लोसरी दी हुई है, आपको जिनको जरूरत है वो इसे लिखें, इनके बारे में डिस्कस तो करेंगे नहीं।
तो इसके बाद जो है इसकी व्याख्या दी गई है, आप चाहो तो व्याख्या को पढ़ सकते हो जिनको जरूरत है। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। अब नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, अगला जो स्टेंजा है इसमें कवि अनसुनी धुनों की प्रशंसा करता है। उसके अनुसार कल्पना में मौजूद संगीत वास्तविक संगीत से भी अधिक मधुर होता है। कलश पर उकेरा गया प्रेमी अपनी प्रेमिका को कभी चूम नहीं सकता, फिर भी उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसी कल्पना की गई है। वृक्षों के पत्ते कभी नहीं झरेंगे, युवा अवस्था सदा बनी रहेगी। यहाँ कवि ये दिखाता है कि कला में प्रेम और सौंदर्य सदा के लिए स्थिर रहते हैं। इतनी खूबसूरती से पोएट बताता है। देखते हैं क्या कहता है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, सुनिए हुए संगीत मधुर हैं। वंडरफुल लाइन है इस पोएम की, बहुत शानदार लाइन है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, सुनी हुई धुनें या सुना हुआ संगीत बड़ा मधुर है। बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, लेकिन जो सुना नहीं है अर्थात दैट इज इन इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पनाओं में है वो उससे भी ज्यादा मधुर है। देयरफॉर, इसलिए ये सॉफ्ट पाइप, अब बांसुरी को संबोधित करता है। देखो कितनी शानदार इमेजिनेशन है पोएट की। बांसुरी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोमल बांसुरियों, सॉफ्ट सॉफ्ट, कोमल मतलब टच, फिजिकल कोमल नहीं, मन को कोमल लगने वाली मधुर। हे कोमल बांसुरियों, प्ले ऑन, बजती रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, और तुम बजो हमारे कानों के लिए नहीं, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, तुमको बजना है, बजते रहो, लेकिन तुम्हें हमारे कानों के लिए, सेंसुअल ईयर मतलब श्रवणेंद्रियों के लिए नहीं बजना है। बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट दैट इज ऑफ नो टोन, बल्कि आत्मा के लिए बिना स्वर वाली आध्यात्मिक धुनें बजाओ। तुम्हें बजाना है, बजते रहो, लेकिन किसके लिए बजो, कानों के लिए मत बजो, बल्कि आत्मा के लिए। मोर एंड्योर पाइप टू द स्पिरिट डेटीज, बल्कि आत्मा के लिए बिना स्वर वाली आध्यात्मिक धुनें बजाओ। नो टोन, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, और हे सुंदर युवक, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, हे वृक्ष के नीचे खड़े, ऐसा वहां चित्र बना हुआ है, उससे बातें कर रहा है। जो भी यहाँ बात कर रहा है वहां चित्र बना हुआ है, ये आप मस्तिष्क में अपने में लगा के रहिएगा। फेयर यूथ, हे युवा, सुंदर युवक, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, वृक्षों के नीचे। दाओ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम तुम्हारा संगीत नहीं छोड़ सकते हो। जो वृक्षों के नीचे ये युवा खड़े हुए हैं, ये अपना संगीत नहीं छोड़ सकते हैं। वहां उस पर चित्र बना हुआ है, कलश पर एक चित्र बना हुआ है जिस पर वृक्ष भी हैं और वृक्षों के नीचे कोई खड़ा हुआ है जो संगीत बजा रहा है। तो इस प्रकार का एक चित्र है। उससे पोएट बात करते हुए कहता है, क्या कहता है, फेयर यूथ बीनीथ द ट्री, हे सुंदर युवक, वृक्ष के नीचे, दाउ कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम अपना गाना नहीं त्याग सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। नॉर एवर कैन दो ट्रीज बी बेयर, और ना ही कभी ये ना ही कभी ये ट्रीज, वृक्ष नग्न होंगे। कैसे नग्न होंगे? अपनी पत्तियों को गिरा करके। यानी जो इस कलश पर पेड़ बना हुआ है, वृक्ष बना हुआ है, उसमें कोई अगर पत्ती बनी हुई है तो वो तो हमेशा ऐसी रहेगी, ग्रीन पत्ती है तो ग्रीन रहेगी। और चित्र में जो कलश पर चित्र बना हुआ है उसकी पत्ती गिर ही नहीं सकती, चाहे ऑटम आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए कहा है नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, ये जो वृक्ष है ना ये कभी नग्न नहीं होंगे, अर्थात कभी पत्तियां नहीं गिराएंगे। बोल्ड लवर, और ये साहसी प्रेमी, यहाँ प्रेमी प्रेमिकाओं के चित्र भी बने हुए हैं इसके ऊपर।
तो ये जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनके विषय में पोइट कहता है, क्या कहता है? बोल्ड लवर, साहसी प्रेमी। नेवर नेवर कैन्स दाउ किस, तुम एक दूसरे को कभी किस नहीं कर पाओगे। ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है, लेकिन साहब ये चित्र बने हुए हैं, अब चित्र एक दूसरे को कभी किस नहीं कर सकते। नेवर नेवर कैन दाउ किस, तुम कभी भी एक दूसरे का चुम्बन नहीं ले पाओगे। दाउ विनिंग नियर द गोल, यट तुम बिल्कुल भी अपने लक्ष्य को जीतने के करीब हो, अर्थात लक्ष्य के बहुत निकट हो। अब प्रेमी अपनी प्रेमिका के बिल्कुल निकट है, लक्ष्य के बिल्कुल निकट हो। या डू नॉट ग्रीव, फिर भी शोक मत करो। यानी अब इसे यहां से पढ़िए, दो विनिंग नियर द गोल, यद्यपि तुम अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब हो, लक्ष्य क्या है? किस करना, लेकिन फिर भी तुम उसे किस नहीं कर पाओगे। डू नॉट ग्रीव, इसके लिए पश्चाताप मत करो, शोक मत करो। क्यों शोक मत करो? शी कैन नॉट फेड, जो तुम्हारी प्रेमिका है वो कभी फेड नहीं होगी। फेड मतलब डिक्लाइन इन ब्यूटी, उसकी खूबसूरती में कभी कोई कमी नहीं आएगी। जबकि वो लोग जो किस कर सकते हैं, उनकी प्रेमिकाओं की सुंदरता समय के हिसाब से नष्ट हो जाती है। आइदर बाई चांस और आइदर बाई चांस और द कोर्स ऑफ टाइम, सुंदरता तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उनकी सुंदरता समाप्त नहीं होगी। सी कैन नॉट फेड, वो कभी फेड नहीं होगी। दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस, और भले ही तुम्हें पूर्ण आनंद ना मिले, पूर्ण आनंद मीटिंग का आनंद तुम्हें ना मिले, क्योंकि चित्र दूर दूर बने हुए हैं। फॉर एवर विल दाउ लव एंड सी बी फेयर, लेकिन एक बहुत अच्छी बात होगी, फॉर एवर विल दाउ लव, तुम हमेशा उससे प्यार करते रहोगे। पहले भी करते थे, करते हो और करते रहोगे, क्योंकि चित्र बना हुआ है। एंड सी बी फेयर, और वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी। बड़ी बात क्या है कि वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी, उसकी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होगी, उसकी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होगी। ये आपका स्टैंजा 2 है। इसके बाद सेम पैटर्न है, ग्लॉसरी दिया है और फिर एक्सप्लेनेशन दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की। इस स्टैंजा में कवि उस अनंत आनंद की प्रशंसा करता है जो कला में सुरक्षित है। कलश पर चित्रित प्रेम, संगीत, प्रकृति कभी बूढ़े नहीं होंगे, वे सदा युवा, ऊर्जावान और आनंदमय रहेंगे, क्योंकि वो वैसा ही रहेगा। इसके विपरीत जो मानव जीवन है, अत्यधिक प्रेम और वासना अंततः थकान, दुख और निराशा लाती है। वासना से ओतप्रोत है तो वो थकान लाएगी, नष्ट हो जाएगा व्यक्ति। कला इन कष्टों से मुक्त है। जो कला है, आर्ट है, उसको ना कभी थकने का कोई गम है, ना बूढ़े होने का गम है, ना उस पे कोई फर्क पड़ने वाला है। हैप्पी हैप्पी बो, क्या कहता है पोएट? हैप्पी हैप्पी बो मीन्स ब्रांचेस, कितनी सुखी हैं ये डालियां। कैन नॉट शेड योर लीव्स, जो ना कभी अपने पत्ते गिराएंगी, नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एडू, और ना कभी बसंत को अलविदा कहेंगी। वंडरफुल लाइन है साहब। हैप्पी हैप्पी बो, कितनी सुंदर है ये टहनियां। टहनियां कहाँ हैं? कलश पर। ये कलश बना हुआ है और उस कलश पर क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है वृक्ष का। अब उस वृक्ष की जो टहनियां हैं वो इतनी सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं, दैट कैन नॉट शेड योर लीव, कि वो अपनी कभी पत्तियां नहीं गिराएंगी। सुंदर तो है, और अच्छी बात क्या है साहब कि वो अपनी पत्तियां भी नहीं गिराएंगी। क्यों नहीं गिराएंगी पत्तियां? क्योंकि वो तो बनी हुई हैं उस पर। नॉर एवर बिड स्प्रिंग एडू, और कभी ये स्प्रिंग सीजन को अलविदा नहीं कहेंगी, ये तो सदैव स्प्रिंग में ही रहेंगी। स्प्रिंग फॉर एवर इनके लिए, कभी ये हरी रहेंगी सदा, तो स्प्रिंग ही उनके लिए सदैव ऐसा रहेगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर, पैपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू, कितनी अच्छी लाइन है। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और
सुखी संगीतकार, प्रसन्नता से युक्त संगीतकार। अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, अनवेरिड अथक, बिना थके हुए, फॉर एवर हमेशा, पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर ए न्यू, हर बार नई नई धुनें बजाता रहेगा। अब कोई व्यक्ति का यहाँ चित्र बना हुआ है जो बांसुरी बजा रहा है, तो उसके लिए पोएट ने कल्पना की है कि हर बार जो ये व्यक्ति है, ये जो संगीतकार है, ये सदा नई नई धुनें बजाता रहेगा। मोर हैप्पी लव, और इनसे भी ज्यादा प्रसन्न कौन है? प्रेम है। मोर हैप्पी लव, इससे भी अधिक जो प्रसन्न है वो कौन है? प्रेम। मोर हैप्पी हैप्पी लव, अधिक प्रसन्न और अधिक प्रसन्न प्रेमी जन हैं जो इस पर बने हुए हैं। फॉर एवर वार्म, क्योंकि उनका जो प्यार है, लव है, वो हमेशा वार्म रहेगा। वार्म बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, तो जोश से भरा हुआ, उष्णता से भरा हुआ उनका प्रेम रहेगा। कोल्डनेस नहीं आएगा बिल्कुल उनके प्रेम में, उदासी कभी नहीं आएगी। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, और हमेशा उनके प्यार का वो आनंद लेते रहेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, सदैव उत्कंठा से भरा रहेगा और सदा युवा रहेगा। उनका प्रेम युवा रहेगा, उत्कंठाओं से भरा हुआ रहेगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, जो मनुष्य सांस लेते हैं, यानी इंसानों के विषय में अब लाइन कह रहा है। ऊपर की चीजों से विपरीत कहानी अब यहां पर चलेगी, अर्थात ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, इनका जो प्रेम है, सॉरी अभी वो लाइन नहीं आई है। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी एंजॉयड, हमेशा गर्मजोशी से प्यार भरा रहेगा, हमेशा वो उसका आनंद लेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, यह है प्रेम, मानवीय भावनाओं से बहुत ऊपर है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, ये सभी मानवीय भावनाओं से बहुत ऊपर है। दैट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉयड, वो मानवीय भावना जो इंसान के हृदय को, मनुष्य के हृदय को अत्यधिक दुख और तृप्तिहीनता से भर देती हैं। हाई सोरोफुल, अत्यधिक दुख, एंड क्लॉयड, और क्लॉयड का मतलब है तृप्तिहीनता से भर देती हैं। बर्निंग फोरहेड, माथे को जलाती हैं, एंड पार्चिंग टंग्स, और जिह्वा जीव को भी सुखा देती हैं। ये आपका थर्ड स्टेंजा है। इसके बाद सेम पैटर्न पर ग्लोसरी दी गई है, उसके बाद सेम पैटर्न पर एक्सप्लेनेशन छोटा है लेकिन काम का है, दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की, स्टेंजा नंबर 4। हमने 3 स्टेंजाज में पढ़ा है पोएट के बारे में, पोएट की कला के बारे में, पोएट्री के बारे में। चौथे स्टेंजा में उसी चीज को वो आगे और रखता है और कहता है कि धार्मिक बलिदान यात्रा की कल्पना करता है इसमें ये, और उसमें एक ऐसा चित्रण है कि लोग एक बछिया को पूजा के लिए ले जा रहे हैं, उसके कारण नगर पूरी तरह खाली हो गया है। ये खाली नगर सदा के लिए मौन रहेगा क्योंकि कोई है ही नहीं उसमें, और कोई यह नहीं बता पाएगा कि वो वीरान क्यों है। कवि यह दिखाता है अपनी कल्पना से कि कला एक क्षण को अमर बना देती है, लेकिन उससे पहले और बाद की कहानी खो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उससे पहले की और उससे बाद की कहानी जो है वो खो जाती है। Who are these coming to the sacrifice? बहुत शानदार स्टेंजा है। Who are these? ये कौन लोग हैं भाई? Coming to the sacrifice, जो बलिदान के लिए आ रहे हैं। To what green altar? ये थोड़ी सी जम्बल लाइन है, 1-2 बार में आपको क्लियर होंगी, तीसरी, दूसरी, पहली, ऐसे कुछ अर्थ है इसमें। Who are these coming to the sacrifice? ये लोग कौन है भाई जो बलिदान के लिए आ रहे हैं? To what green altar, O mysterious priest, lead thou that heaper. ये दूसरी लाइन छोड़ दो, तीसरी पे आइए। Leads thou that heaper, जो एक बछिया को ले जा रहे हैं। Lowing at the sky, जो आसमान की तरफ लॉइंग कर रही है। लॉइंग का मतलब होता है कॉलिंग साउंड ऑफ द हीपर और काव, रम्हाना।
रमाने की आवाजें आना। Who are these coming to the sacrifice? ये कौन से लोग हैं भाई जो आ रहे हैं बलिदान के लिए? Leads thou that heifer, और एक हीपर को, बछिया को ला रहे हैं। Loving at the sky, जो आसमान की तरफ रमा रही है, जोर जोर से रमा रही है। इस रमाती बछिया को कौन ला रहा है? टू वॉट ग्रीन एल्टर, यहाँ अब अर्थ आएगा इसका। टू वॉट ग्रीन एल्टर, कौन सी हरी बलवेदी की ओर। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, अरे रहस्यमय पुजारी, ये कौन से लोग हैं जो एक रमाती हुई बछिया को हरी बलवेदी की ओर ला रहे हैं। यहां से इस तरह कनेक्ट है, इसमें एड्रेसिंग प्रीस्ट है, प्रीस्ट को एड्रेस करते हुए पोएट कहता है एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद द गार्लैंड रेस्ट, और जो बछिया है उसके पूरे रेशमी शरीर को पुष्प मालाओं से ढका हुआ है, सजाया गया है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड रेस्ट, जिसके रेशमी शरीर को पुष्पमालाओं से सजाया गया है। वॉट लिटिल टाउन, कौन सा ये छोटा कस्बा है, बाय रिवर, नदी के किनारे, और सी शोर या फिर सागर के किनारे, और माउंटेन बिल्ट, जो पर्वत के ऊपर बना हुआ है, विद द पीसफुल सिटेडल, एक शांत दुर्ग के साथ। एक शांत दुर्ग, ऐसा आप कल्पना करिए नदी का किनारा है या सागर का किनारा है जो पर्वत के पास है, उस पर्वत पर कोई दुर्ग बना हुआ है, उसके विषय में पोएट ने कहा है। और माउंटेन बिल्ट, ये कौन सा छोटा कस्बा है भाई, नदी के किनारे या फिर सागर के किनारे। और माउंटेन बिल्ट, जिसके बगल में पर्वत है और पर्वत के ऊपर ये दुर्ग है। पीसफुल सिटेडल, शांतिपूर्ण दुर्ग, सन्नाटा है, शांत है। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग, लोगों से खाली है, लोग हैं नहीं इसमें, कोई भी इसमें नहीं है, बिल्कुल शांत दुर्ग है, बिल्कुल भी खाली है। दिस पायस मॉर्निंग, इस पवित्र सुबह ये लोगों से बिल्कुल खाली है, इसमें लोग ही नहीं है। एंड लिटिल टाउन, और ये छोटा कस्बा, द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट, और इस छोटे कस्बे की गलियां, दाई स्ट्रीट, तेरी गलियां, फॉर एवर मोर विल साइलेंट, भी हमेशा के लिए मौन रहेंगी। उस छोटे कस्बे से कहता है, हे छोटे कस्बे, हे छोटे नगर, तेरी गलियां सदा के लिए मौन रहेंगी। एंड नॉट ए सोल टू टेल व्हाई thou art desolate, और इसमें कोई भी आत्मा कभी लौटकर ये नहीं बता पाएगी कि तू इतना सूना क्यों है। कैन एवर रिटर्न, लौट करके, कैन एवर रिटर्न, लौट करके। एंड नॉट ए सोल टू टेल, एक भी आत्मा नहीं है साहब, व्हाई thou art desolate, जो तेरी निर्जनता के विषय में बता सके, कैन एवर रिटर्न, लौट करके। अर्थात कोई भी आत्मा कभी लौट कर ये नहीं बता पाएगी कि इतना सूना क्यों है, इतना निर्जन क्यों है। इसके बाद ग्लोसरी है साहब, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये वेरियस स्टूडेंट, वेरियस लेवल, हर माइंडसेट के स्टूडेंट्स के हिसाब से क्लास बनाई गई है। जिन्हें सिर्फ हिंदी पढ़ना है, ऊपर से कुछ पढ़ना है बस, तो उसके लिए है। जिन्हें डीप पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, तो उसके लिए है। तीनों लेवल के छात्रों के लिए क्लास है। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और उसके बाद हमारा अंतिम और 5th स्टेंजा है, जिसमें 5th स्टेंजा में पोएट क्या बताना चाहता है। कवि बताता है कि कलश को, जो कलश है उसको कवि ने मानवता का शिक्षक माना है। इसमें कोल्ड पास्टोरल भी कहा है, इसमें सुंदर लेकिन भावनात्मक रूप से ठंडा कहा है। और कवि कहता है इस स्टेंजा में कि मानव सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी, तब भी यह कलश बना रहेगा और मनुष्य को एक महान सत्य सिखाएगा। तो ओ देखते हैं इस स्टेंजा को। ओ एटिक सेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्राइड ऑफ मार्वल मैन एंड मेडन ओवर रोड। ओ फिर से कवि जो है वो क्या करता है, संबोधित करता है एटिक सेप, हे अटिक प्रदेश की आकृति, ये आकृति को शो करता है। अब ये सब आकृति कहाँ बनी हुई है साहब, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये कलश पर बनी हुई है। हे अटिक प्रदेश की आकृति, फेयर एटीट्यूड, हे सुंदर मुद्रा, विद ब्राइड ऑफ मार्वल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड,
संगमरमर में गुथे हुए पुरुषों और युवतियों के चित्रों से युक्त। ब्रेड का मतलब गुथे हुए। मार्बल मैन, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर रोड। संगमरमर में गुथे हुए पुरुषों और युवतियों के चित्रों से युक्त। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड, वन की शाखाओं और पैरों से कुचली घास के साथ। द ट्रोडन वीड, पैरों से कुचली घास, ये वह चित्र बना हुआ है। मैं बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि उसमें कलश पर इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं जिनका पोएट क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है सब, चलिए ये कलश को हटाना पड़ेगा। खैर, दाउ साइलेंट विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, वन की शाखाओं, एंड द ट्रोडन वीड, और ट्रोडन वीड के साथ, पैरों से कुचली हुई घास वाला, घास के साथ उसके चित्रों से युक्त। दाउ साइलेंट फॉर्म, हे मौन रूप, डू टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डू इटर्निटी। बहुत बढ़िया लाइन है। डू टीज अस आउट ऑफ थॉट, तू हमें विचारों से परे खींच ले जाता है। उन चित्रों को देखकर कभी विचारों से परे चला जाता है, विचारों से परे खींच ले जाता है। एज डू इटर्निटी, जैसे स्वयं अनंत काल तक रहता है, यानी तुम अनंत काल तक हमें अपने विचारों से परे खींचकर ले जाते हो। उसको देख करके अनंत काल तक चला जाता है पोएट। कोल्ड पास्टोरल, कोल्ड पास्टोरल, हे शीतल ग्रामीण कला। कोल्ड पास्टोरल किसको कहा है? उस कलश को कहा है शीतल ग्रामीण कला। बहुत शानदार लाइन आगे आ रही है। When old age shall this generation waste, जब बुढ़ापा, जो टाइम है, जब बुढ़ापा shall this generation waste, इस पीढ़ी को समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। एज का असर इंसानों पर है, आर्ट पर नहीं है, ऐसा पोएट का मानना है। When old age shall this generation waste, जब बुढ़ापा इस पीढ़ी को नष्ट कर देगा। Thou shall remain, तुम तो जिंदा रहोगे, तुम रहोगे। In mid of other woes, दूसरे कष्टों के बीच में, अन्य दुखों के बीच में, बहुत सारे और दुख हो सकते हैं लेकिन उनके बीच में तुम जिंदा रहोगे। Then ours a friend to man to whom thou sayest, मनुष्य का मित्र बनकर रहोगे। Then ours a friend to man, तुम इंसान का, मनुष्य का मित्र बनकर रहोगे। To whom thou sayest, ये देखिए यहां से जो कंक्लूडिंग लाइन है वास्तव में ही बहुत शानदार है। टू whom thou sayest, और तुम इंसानों से कहोगे, क्या कहोगे? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, सौंदर्य ही सत्य है, सत्य ही सौंदर्य है। दैट इज ऑल, यही सब है। ये नो ऑन अर्थ, जो तुम पृथ्वी पर जानते हो। एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही वह सब है, यही सब है जो जानना आवश्यक है। एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही सब है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। फिफ्थ स्टेंजा के बाद भी उसी प्रकार से आपके ग्लोसरी दी गई है और एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये आप स्वयं से पढ़ें, सामान्य भाषा में लिखाया गया है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का विषय नहीं होता, विभिन्न माइंडसेट के स्टूडेंट होते हैं। मैंने इस पोएम में 3 लेवल रखने की कोशिश की है। अगर आपको ये क्लास थोड़ा भी इंटरेस्ट जगाती हो, थोड़ा भी आपको अच्छा लगी हो, तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रकार की कक्षा है। सामान्यतः इस प्रकार की कक्षा हो सकता है हो, लेकिन कम ही मिल पाएंगी। और कमेंट करें, और अगर कोई
और चेंजेस आप चाहते हो पढ़ाने में, या कोई और चीज़ें कुछ ऐड करनी है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा मैंने किसी जगह पे एम्फेसिस दिया हो, तो उसे भी आप बताएं कि सर इसको हटा दिया जाए या इस चीज़ को और जोड़ दिया जाए। अगर एक पल के लिए भी कोई आपको लगे कि ये कमी है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको लिखें कि सर इसमें ये चेंज और करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।